हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 18 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाए। साथ ही साथ हिंदी भी इसी सीरीज में मेंशन कर दी गई है, तो आप सभी लोग इस सीरीज को एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.4 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम होता है चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से। चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास स्थित चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, और तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है, एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? दिहांग है। नोट डाउन जरूर कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। और असम राज्य की अगर हम बात करें तो असम राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में यह जमुना के नाम से जानी जाती है। सहायक नदियों की अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसकी सहायक नदियां हैं सुबनसेरी, इसके अलावा कामेंग, धनसिरी, इसके अलावा मानस और तीस्ता। सुबनसेरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि कौन सी नदियां बनाती हैं? एक तो आपकी गंगा नदी और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये दोनों नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये कौन सी झील है? ये है चिल्का झील। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चिल्का झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में ये स्थित है चिल्का झील, और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। इसके अलावा देवताल की अगर हम बात करें तो देवताल झील ये भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देवताल झील, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा वुलर झील की अगर हम बात करें तो कश्मीर में स्थित है। ये वुलर झील आपके कश्मीर में स्थित है, और वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछा जाए तो कौन सी झील? वुलर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है। इसके अलावा नैनी झील की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद में स्थित है आपकी नैनी झील। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? विपिन सांघी।
ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी बने हैं। इससे पहले विपिन सांघी जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये कार्यरत थे। दिल्ली हाई कोर्ट में ये एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और अभी हाल ही में इन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? 12वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बने हैं। देखिए हाई कोर्ट की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन किया गया। कहाँ पर? नैनीताल में इसका गठन किया गया। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सृजन के समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्ष 2003 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई है। जबकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश तथा 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उत्तराखंड हाई कोर्ट के विपिन सांघी। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में प्रतिष्ठित उत्सव ऑक्टेव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो राज्य में प्रतिष्ठित उत्सव है ऑक्टेव 2022 और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों यानी भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों को एक मंच पर लाया जाता है और इसके कार्यक्रम में भागीदार देने वाले सभी कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है। इस कार्यक्रम में जो भी भागीदारी देता है तो उन कलाकारों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। और उत्तर पूर्व में जो भी राज्य हैं उन्हें भारत में समाहित करने के लिए यानी कि भारत के ही ये राज्य हैं यह दिखाने के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। तो ऑक्टेव 2022 का जो आयोजन है ये उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर में किया गया इसका आयोजन, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अवधेश कौशल का संबंध है। देखिए अवधेश कौशल जो है इनका संबंध है किससे? पर्यावरण से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अवधेश कौशल पर्यावरण प्रेमी है और इन्हें खान माफिया से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है। और वर्ष 1983 ईस्वी में इन्होंने देहरादून मसूरी क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी और उस समय पर्यावरण के मुद्दे पर दायर होने वाली यह पहली याचिका थी और फैसला भी इनके ही पक्ष में हुआ था। बाद में इन्होंने देहरादून से 11 किलोमीटर दूर स्थित सहस्त्रधारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी किया था। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। देखिए मंदाकिनी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा है? मधुगंगा। मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है मधुगंगा नदी। देखिए मंदाकिनी नदी जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद के मध्यांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। पूछा जाए कि बताइए मंदाकिनी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है तो कौन सा ये ग्लेशियर है? चौराबाड़ी ग्लेशियर है। तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मधुगंगा है। और मधुगंगा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? काली मठ के पास इन नदियों का संगम होता है। और महाकवि तुलसीदास जो थे इन्होंने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा कहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं तो इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आपके एक एक पॉइंट कवर कर लिया जाता है आपका एक क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे
पॉइंट कवर हो रहे हैं तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक बार सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम भूल जाएंगे। तो आप नोट अगर आपने किया है तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कल का जो सेशन था काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, तो आप सभी लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है वो, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत से आपके लिए सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेली आप इन सेशंस को फॉलो जरूर कीजिए। आपका एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ आपका अदर कोई उत्तराखंड एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवसारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देवसारी परियोजना स्थित है आपके किस नदी पर? पिंडर नदी पर। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इस सीरीज़ को बनाने में, तो आप सभी का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा इस सेशन को एंड हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को। इसके अलावा रात को 8 बजे भी आपको सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर क्विज़ों का भी आयोजन कराया जाता है। डेली आपको क्विज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। देखिए देवसारी परियोजना जो है ये आपके किस नदी पर है? पिंडर नदी पर स्थित है देवसारी परियोजना। जनपद पूछा जाए तो किस जनपद में स्थित है? ये चमोली जनपद में पिंडर नदी पर स्थित है देवसारी परियोजना। और पिंडर नदी की अगर हम बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है और पिंडारी राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। और यह ग्लेशियर देखिए बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ व चमोली जिले में फैला है, जो कि 30 किलोमीटर तक फैला है। किन जनपदों में स्थित है? बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखिए, देवसारी जल विद्युत परियोजना जो है ये इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 252 मेगावाट की ये परियोजना है, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। और देवसारी परियोजना को रन ऑफ रिवर तकनीक प्रणाली से विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, तो किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो हो सके आगामी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, पूछ लिया जाए अगले एग्जाम में भी, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए एलोरा जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है और इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। किस वंश के शासकों द्वारा पूछा जा सकता है, तो किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा इन्हें बनाया गया था और अपनी स्मारक गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। एलोरा की जो गुफा है ये अपनी स्मारक गुफाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ध्यान दीजिएगा, इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है और इसे वेरुल नाम से, ध्यान दीजिएगा, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? वेरुल नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर एलोरा की गुफाओं की जगह वेरुल की गुफाएं कहाँ स्थित है पूछ लिया जाए तो आपका तब भी आंसर कौन सा हो जाएगा? औरंगाबाद। तो ये चीज़ें भी आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट जो है ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको वेरुल नाम से भी जाना जाता है और वेरुल भारतीय पाषाण स्थापत्य कला का सार है। यहाँ कितनी गुफाएं स्थित हैं? एलोरा में 34 गुफाएं हैं जो कि असल में ऊर्ध्वाधर खड़ी चरणार्दी पर्वत का एक फलक है। ये ध्यान रखेंगे, कौन से पर्वत का? चरणार्दी पर्वत का एक फलक है और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं और ये 5वीं और 10वीं, ध्यान दीजिएगा, ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने हुए हैं। और यहाँ देखिए 12 तो
बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हैं इसमें हिंदू गुफाएं और 5 हैं जैन गुफाएं। तो इन पॉइंट को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। देखिए एलोरा की जो गुफाएं हैं इससे आयोग द्वारा अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो बौद्ध गुफाएं कितनी हैं यहाँ पर? 12 हैं बौद्ध, हिंदू हैं 17 और आपके जैन हैं 5। तो ये किस समुदाय से संबंधित है एलोरा की गुफाएं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका ऑप्शन में दे दिया जाएगा बौद्ध, हिंदू, जैन और लास्ट में दे दिया जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर वहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन किया गया था वर्ष 1952 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य क्या था? राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाना था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंचायती राज से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछने का ट्रेंड है। तो पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए पंचायती राज से संबंधित एक स्पेशल वीडियो भी आपको प्रोवाइड की गई है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। 3-4 क्लासेस पंचायती राज से संबंधित आपको प्रोवाइड की गई है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जरूर सर्च करके देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो पंचायती राज से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आगामी एग्जाम के लिए। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए कौन सा ये अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 40 जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा गया है। और इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में वर्ष 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई जिसको बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी? वर्ष 1957 ईस्वी में। और देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर, किस राज्य में पूछा जाए तो राजस्थान राज्य के किस जिले में? नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया। और इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने इसे अपनाया। और पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष 1972 ईस्वी में जनता सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया जिसने वर्ष 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव भी दिया था। पूछा जा सकता है कि बताइए किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया। इस तरीके से आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए कौन सी समिति थी। अशोक मेहता समिति थी। इसने सुझाव दिया था कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसको द्विस्तरीय बनाया जाए। और पहला कौन सा 2 स्तर में कौन से स्तर बनाने का सुझाव दिया? पहला निचले स्तर पर मंडल पंचायत
मंडल पंचायत और दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। तो दो द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था किस समिति ने? अशोक मेहता समिति ने। कौन कौन से ये स्तर थे ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक तो था मंडल पंचायत, दूसरा था आपका जिला परिषद। अगला क्वेश्चन देखिए, दिंगास अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ पे आपको कोशिश की जाती है एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक कर लेना है। लाइक करने में आप सभी लोग कंजूसी मत कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दिंगास अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद से। पिथौरागढ़ जनपद से मिला हुआ है दिंगास अभिलेख। और देखिए पिथौरागढ़ जनपद में कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख है ये दिंगास अभिलेख जो है। और इस अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? महेश्वर जोशी के द्वारा। महेश्वर जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर आप कोई एक बुक उठा लेते हैं पढ़ने के लिए तो इतना डीप कहीं पे भी नहीं दिया होता है किसी भी बुक में। तो अलग अलग बुक्स से कलेक्ट करके आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं। तो आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा इस सेशन को। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको इतना डीप कहीं भी नहीं मिलेगा। जो कि आयोग जो है वो आजकल पैटर्न रहता है आयोग का डीप पूछने का। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, विकेट बंदोबस्त ब्रिटिश काल का कौन सा बंदोबस्त था? देखिए विकेट बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो ये कौन सा ब्रिटिश काल का बंदोबस्त था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां ये बंदोबस्त था। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। विकेट बंदोबस्त ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त था। ध्यान दीजिएगा भूमि बंदोबस्त था ये। और इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त किया गया। विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से ये भाग थे ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक था आपका तलाव, उपराऊ अव्वल, इसके अलावा आपका उपराऊ दोयम, इजरान और लास्ट में था कंटीली। तो 5 भागों में बांटा गया था पर्वतीय भूमि को। और ये भूमि बंदोबस्त था विकेट बंदोबस्त। और कौन सा? ब्रिटिश काल का ये 9वां बंदोबस्त था। सभी पॉइंट ध्यान रखिए। अगला देखिए, विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए विश्वनाथ मंदिर ये आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव का ये मंदिर है। और विश्वनाथ मंदिर ये किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कब कराया गया? 1857 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। और इस मंदिर का जो निर्माण है ये किस शैली में किया गया है? शैलियों से अक्सर आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्वनाथ मंदिर जो है ये कत्यूरी शैली में निर्मित है। कत्यूरी शैली में यह मंदिर बनाया गया है। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत कौन से वृक्ष आते हैं? देखिए हर क्वेश्चन आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी भी इसी सेशन में आपको देखने को मिलेगी। तो सपोर्ट जरूर करना है आपको अगर आपको डेली बेसिस पे ये क्लासेस चाहिए। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं ये आपको बताना है। तो कौन से वृक्ष आएंगे? शीशम, चंदन, साल सभी आते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वन जो है ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो आपको ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी तो वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वन हिमालय की तराई तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में
मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इनमें साल हो गया, सागौन हो गया, इसके अलावा शीशम, चंदन, आम आदि वृक्ष मिलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिए, अरावली पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है। देखिए अरावली पर्वतमाला आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अरावली पर्वत जो है इसकी लंबाई लगभग 880 किलोमीटर है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। और यह पर्वत राजस्थान से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है और यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत हैं। अरावली पर्वतमाला जो है इसके अंतर्गत कई पर्वतें आती हैं, तो यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत हैं अरावली पर्वत। और गुरु शिखर, ध्यान दीजिएगा, गुरु शिखर इनकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और इस पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू है। माउंट आबू प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ना, आपने नाम भी सुना होगा माउंट आबू। ये आपके किस चोटी पर स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी पर ये स्थित है। अगला देखिएगा, झोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में क्या कहा जाता है। देखिए झोड़ा नृत्य जो है इसको पिथौरागढ़ में कहा जाता है क्या? भैनी। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए चाचरी नृत्य जो है आपने नाम सुना होगा, चाचरी नृत्य, इसी को ही झोड़ा नृत्य भी कहा जाता है। तो पिथौरागढ़ में इसको क्या कहा जाता है? भैनी कहा जाता है। झोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष की गई थी। देखिए पाताल भुवनेश्वर जो है इस गुफा की खोज की गई थी वर्ष 1993 ईस्वी में। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए पाताल भुवनेश्वर, सॉरी पाताल रुद्रेश्वर है ये, आप करेक्ट कर लीजिएगा, रुद्रेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज हुई थी वर्ष 1993 ईस्वी में। और ये किस जनपद में स्थित है? चंपावत जनपद में ये स्थित है। और इस गुफा की खोज वर्ष 1993 ईस्वी में 14 वर्षीय बालक ने की थी। जबकि पाताल भुवनेश्वर गुफा की अगर हम बात करें तो ये किस जनपद में स्थित है? ये आपके है पिथौरागढ़ जनपद में। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पाताल भुवनेश्वर और पाताल रुद्रेश्वर। पाताल भुवनेश्वर है आपका पिथौरागढ़ में, जबकि पाताल रुद्रेश्वर गुफा आपके चंपावत जनपद में स्थित है और उसकी खोज की गई थी वर्ष 1993 ईस्वी में। और किसके द्वारा खोज की गई? एक 14 वर्षीय बालक ने इसकी खोज की थी। अगला देखिएगा, नयार नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए नयार नदी जो है इसका उद्गम होता है कहाँ से? दूधातोली श्रृंखला से। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नयार नदी दूधातोली श्रृंखला से निकलती है और दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर जो है ये दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है, जो कि पौड़ी, चमोली व अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली व अल्मोड़ा जिले में फैला है। और इस श्रृंखला से कितनी नदियों का उद्गम होता है? 5 नदियों का उद्गम इस श्रृंखला से होता है। कौन कौन सी ये 5 नदियां हैं? एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, इसके अलावा है वूनो, इसके अलावा आटागाड़, आटागाड़, और आपकी है पश्चिमी नयार और आपकी पूर्वी नयार। तो इन 5 नदियों का उद्गम होता है दूधातोली श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़ीधुरा मेला किस जनपद में लगता है। देखिए लड़ीधुरा का जो मेला है ये आपके कहाँ पर लगता है? चंपावत जनपद में लगता है लड़ीधुरा का मेला। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। लड़ीधुरा मेला जो है ये चंपावत के बाराकोट एक गांव है चंपावत जनपद में, लोहाघाट से लगभग 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाराकोट नामक जो गांव है, तो यहीं पर पमदा देवी के मंदिर में, किस देवी के मंदिर में? पमदा नामक देवी मंदिर है। तो यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक
पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है और इसमें स्थानीय लोग बाराकोट तथा काकण गांव में धूनी बनाकर रात भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन डांगरी, यानी जिन पे देवता आता है, जिन लोगों पे देवता आता है उनको डांगरिये कहा जाता है। तो दूसरे दिन डांगरिये जो हैं ये इनको रथ में बैठाया जाता है और भक्तजन मंदिर की परिक्रमा कर पूजा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए कोट भ्रामरी मंदिर ये स्थित है आपके कहाँ पर? बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर में है। कोट भ्रामरी देवी कत्यूरी राजाओं की, कत्यूरियों की ये अधिष्ठात्री देवी थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ये बताइए कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? तो कौन थी? ये थी आपकी कोट भ्रामरी देवी। और कत्यूरी वंश की अगर हम बात करें तो कत्यूरी वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई। कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी कहाँ पर थी? जोशीमठ में। जोशीमठ में कत्यूरियों की पहली राजधानी थी और इसके संस्थापक कौन थे? बसंत देव। कत्यूरियों का विशाल जो साम्राज्य था ये ब्रह्मदेव जो था ये अंतिम शासक था। तो ब्रह्मदेव काफ़ी अत्याचारी शासक था, तो इसके अत्याचारों के कारण कत्यूरी वंश जो है वो समाप्त हो गया। तो ब्रह्मदेव को क्या कहा जाता है? वीरम देव भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए हिंदी के सीरीज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अपादान कारक के उदाहरण हैं। देखिए अपादान कारक जो है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? राम मथुरा से आज ही गया, और इसके अलावा पेड़ से सेब गिरे। तो आपका जो अपादान कारक है इसके उदाहरण पहला और दूसरा यानी क और ख दोनों हैं। क और ख दोनों है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपादान कारक में क्या होता है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए। अपादान कारक में अलगाव भाव प्रकट होता है। अलगाव भाव प्रकट करता है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने या निकलने या रक्षा करने, शिक्षा, सीखने एवं तुलना के भाव प्रकट होते हैं उसे अपादान कारक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, रक्षा करने, शिक्षा, सीखने एवं तुलना का भाव प्रकट होता है उसको क्या कहा जाता है? अपादान कारक कहा जाता है। अपादान कारक अलग होने के भाव में स्थिर वस्तु में अपादान कारक होता है, ये ध्यान रखेंगे। अलग होने के भाव में स्थिर वस्तु में कौन सा कारक? अपादान कारक। जैसे यहाँ पर देखिए राम जो है ये मथुरा से आज ही गया, राम जो है ये मथुरा से अलग हो रहा है, तो आपका यहाँ पर अपादान कारक होगा। इसके अलावा पेड़ से सेब गिरा, तो पेड़ से सेब भी अलग हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ से दूर होने या निकलने, रक्षा करने, सीखने, तुलना के भाव प्रकट होंगे वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। अगला देखिए, जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो देखिए जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसको कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कालवाचक जो होता है इससे समय संवेदी सूचना की जानकारी मिलती है, जैसे कि आज, कल, अभी, ये समय की जानकारी मिलती है या काल की जानकारी मिलती है। जैसे कि आज की बात करें हम, कल या अभी, तो समय या काल की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर आपका कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, जीवित का विलोम शब्द है। देखिए जीवित जो है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द होता है मृत। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनपढ़ में उपसर्ग है। देखिए अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। कल के सेशन में आपको मैंने बताया था कि उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? शब्द के फ्रंट में लगते हैं, सबसे शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं। तो अनपढ़ में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आपका अन उपसर्ग यहाँ पर लगा है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि उपसर्ग
शब्द से पहले लगते हैं। अगला देखिए, परतंत्र का विलोम शब्द है। परतंत्र का विलोम शब्द होता है क्या? स्वतंत्र। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली शाम को 6 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप सभी लोग शाम को 6 बजे स्टडी विद एम पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन भी प्रेस किया है तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अपने मोबाइल फ़ोन पर। अगर नहीं किया है तो आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।